नमस्कार। आपका अखबार के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। उत्तर प्रदेश के संभल जिले में पिछले कुछ दिनों से जो कुछ हो रहा है उसको एक सामान्य घटना मत मानिए। वो केवल कानून व्यवस्था की स्थिति का मामला नहीं है, वो छिपे हुए या छिपाए गए एक मंदिर के मिलने का मामला नहीं है, वो उस इलाके के सांसद के घर बिजली चोरी या और लोगों के घर बिजली की चोरी का मामला नहीं है। ये मेरी नज़र में आज़ादी के बाद भारत के राजनीतिक सांस्कृतिक जीवन की सबसे बड़ी घटना है और इसका महत्व मैं काशी, मथुरा और अयोध्या से भी ज़्यादा मानता हूँ। अब आप कहेंगे कि ये कैसे हो सकता है, ये तीनों हमारे आराध्य देवों के स्थान हैं। काशी में भगवान शंकर हैं, अयोध्या में भगवान राम हैं, अभी अभी उनके भव्य मंदिर का निर्माण हुआ है और उसके बाद प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हुआ है, और मथुरा में भगवान कृष्ण की जन्मभूमि है जिसका मुकदमा चल रहा है, जो कि हमारा दावा है कि यही वास्तविक जन्म स्थान है और इस पर अधिकार सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं का है। लेकिन इन तीनों की तुलना में क्यों मैं कह रहा हूं संभल का महत्व ज़्यादा है, ये तीनों जगहें जिहादियों का गढ़ नहीं बन पाई थी, एक बात। दूसरी बात, कश्मीर के अलावा आज़ाद भारत में हिंदुओं का पलायन इतनी बड़ी मात्रा में संभल के अलावा और कहीं नहीं हुआ। कितने लोग जिंदा जलाए गए, ऐसी घटना आपको देश के और किसी हिस्से में नहीं मिलेगी। इस संदर्भ में संभल को रखकर देखिए। और सबसे बड़ी बात, ये जो हमारे आराध्य देवों के स्थान हैं, तीन स्थान की खास तौर से मैंने जो बात की, काशी, मथुरा और अयोध्या, ये अवतार हो चुके हैं। संभल में कलयुग में भगवान विष्णु का 12वां अवतार कल्कि के रूप में होने वाला है। इसलिए इसके महत्व को आप उस नज़र से देखिए तो आपको समझ में आएगा कि ये जो हो रही हैं घटनाएं, ये आने वाले भविष्य का संकेत दे रही हैं। ये कोई मामूली बात नहीं है कि एक अदालत के आदेश से सर्वे शुरू हुआ और मुस्लिम समुदाय सड़क पर उतर आया, पथराव करने पर आ गया। कोई कारण नहीं था, कोई प्रोवोकेशन नहीं था। ये उनके अंदर का डर, ये उनके अंदर की हीन भावना, ये उनके अंदर की जो ग्रंथि है, दूसरों के धार्मिक स्थल पर कब्जा करना, दूसरों की संपत्ति पर कब्जा करना, उसके कारण हुआ। लेकिन उसके कारण हुआ ये तो अलग बात है। लेकिन संभल में आज से पहले क्या ये कल्पना भी की जा सकती थी कि जो कुछ पिछले दिनों में हुआ है हो सकता है? तो मेरा मानना है कि जिहादियों के इस गढ़ में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भगवा झंडा गाड़ दिया है। ये आज़ाद भारत में हिंदुस्तान के किसी भी इलाके में ऐसा नहीं हुआ। और आज आप परिस्थिति देखिए, एक के बाद एक मंदिर मिल रहे हैं। जो कुएं ढक दिए गए थे, बंद कर दिए गए थे, उनका पुनरुद्धार हो रहा है। इसके अलावा जो 68 तीर्थ हैं वहाँ पर, उनकी खोज हो रही है, उनका पुनरुद्धार होने वाला है। तो ये घटना जो है अपने आप में बहुत बड़ी घटना है। और जो बात योगी आदित्यनाथ ने सदन में कही, उन्होंने कहा ये देश राम, कृष्ण और बुद्ध के अनुसार चलेगा, उनके बताए रास्ते पर चलेगा, ये बाबर और औरंगजेब के रास्ते पर नहीं चलेगा। ये बातें, इस तरह के बयान अगर 1947 के बाद आए होते तो इस देश की स्थिति आज कुछ और होती। हर दृष्टि से, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, किसी भी क्षेत्र में हमारी प्रगति का जो व्याप होता वो बहुत बड़ा होता। लेकिन वही कहते हैं कि देर आए दुरुस्त आए, तो देर से आए लेकिन सही आए, यही मानकर चलना चाहिए। तो संभल में जो हुआ है, देश में पिछले 77 साल से धर्मनिरपेक्षता की जिस तरह की ये कथित राजनीति चलाई गई, उसकी जितनी बुराइयां हो सकती हैं वो सब आपको संभल में उसके प्रमाण मिलेंगे, सजीव प्रमाण मिलेंगे कि इस देश का बहुसंख्यक समाज, उसको कैसे दबाया गया, उसको पलायन पर मजबूर किया गया, उसको अपना काम धंधा बंद करने पर मजबूर किया गया, उसको जिंदा जला दिया गया, उसके मंदिरों पर कब्जा कर लिया गया, ढक दिया गया। उसके जो पूजा स्थल थे, जो कूप थे जिनसे पानी निकाल कर जो है भगवान शंकर का जलाभिषेक होता था, वो कुएं बंद कर दिए गए, तीर्थ स्थल नष्ट कर दिए गए या छिपा दिए गए। तो इतिहास को छिपाने का जो काला अध्याय 1947 के बाद से शुरू हुआ,
उसका सबसे जीता जागता प्रमाण अगर आपको चाहिए हो तो संभल चले जाइए। तो इतिहास को किस तरह से छिपाने और दबाने की कोशिश की गई है, इस देश के बहुसंख्यक समाज को किस तरह से प्रताड़ित करने की कोशिश की गई है। जो लोग कहते हैं कि भाई आप संख्या में इतने हैं, 78-80% है, और फिर भी कहते हैं कि हिंदू खतरे में है, तो वो संभल जाकर देखें कि हिंदू खतरे में है कि नहीं, था कि नहीं। और अगर योगी आदित्यनाथ की सरकार ने ये कदम न उठाया होता तो आगे भी खतरे में ही रहने वाला था। 1978 कोई बहुत पुरानी बात नहीं है। संभल का अगर आप नाम लें उत्तर प्रदेश के किसी रहने वाले के सामने, तो एक ही तस्वीर उभर कर दिमाग में आती है, वो है दंगे की। सांप्रदायिक दंगे का लंबा इतिहास और सिलसिला संभल में होता रहा है, और सरकार पर सरकार आती रही, किसी ने इसके बारे में जानने की, इसको समझने की, इसको रोकने की तो बहुत दूर की बात है, कोशिश भी नहीं की। अब 1978 के दंगों की फिर से जांच करने की तैयारी हो रही है। अब उसमें कितना प्रमाण मिलेगा नहीं मिलेगा, लेकिन आप याद रखिए उस समय के अधिकारियों का। संभल में जो हो रहा है, मैं कह रहा हूं योगी आदित्यनाथ ने एक और बहुत ऐतिहासिक और एक बहुत बड़ा काम किया है, जो इस राजनीति की दिशा का एक प्रस्थान बिंदु बनेगा। एक फिल्म आई थी, आप लोगों ने भी देखी होगी, कश्मीर फाइल्स। उसका एक डायलॉग देश भर में मशहूर हो गया है कि सरकार भले ही हमारी हो, सिस्टम उनका है। आप संभल जाइए। संभल में जो कुछ हो रहा है, अगर आपने उन खबरों को देखा हो, तो योगी आदित्यनाथ ये स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं कि जब सरकार हमारी होगी तो सिस्टम भी हमारा होगा और उसी के अनुसार काम करेगा। संभल में मुरादाबाद के कमिश्नर आंजनेय कुमार सिंह, वहां के जिलाधिकारी राजेंद्र पेंसिया, वहां के पुलिस अधीक्षक कृष्ण कुमार बिश्नोई और डिप्टी एसपी अनुज चौधरी को कैसे भूल सकते हैं। और इसके अलावा बिजली विभाग के कर्मचारी, दूसरे विभागों के कर्मचारी, पूरा संभल जिला प्रशासन, उसकी प्रशंसा करनी होगी। उन्होंने इस बारे में नहीं सोचा कि हमारी नौकरी का क्या होगा। उन्होंने जो सच है, जो वास्तविकता है, जो न्यायपूर्ण ढंग से होना चाहिए, वो काम करने का काम किया है। भारतीय संस्कृति को बचाने का काम किया है। जब ऐसे अधिकारी, जब ऐसे सरकारी कर्मचारी सरकार के साथ खड़े होते हैं, और क्यों खड़े होते हैं, जब उनको पता होता है कि हमारा मुख्यमंत्री हमारे पीछे खड़ा है, तो ताकत उनको वहां से मिलती है, आश्वस्ति उनको वहां से मिलती है कि मुख्यमंत्री जब खड़ा है तो फिर हमें डर किस बात का है। हम कुछ गलत नहीं कर रहे हैं, हम कुछ कानून के विरुद्ध नहीं कर रहे हैं, हम कुछ संविधान के विरुद्ध नहीं कर रहे हैं। हम वो काम कर रहे हैं जो आज से कई दशक पहले होना चाहिए था। और जिन लोगों ने उस समय ये दुर्दशा की, ये दंगे करवाए, जिंदा जलवाया, लोगों को पलायन पर मजबूर किया, उन अधिकारियों को अगर वो जीवित हों तो उन सब के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, मुकदमा चलना चाहिए, जिससे भविष्य में कोई ऐसा करने की हिम्मत न जुटा सके। लेकिन आप आश्चर्य की बात देखिए कि ये जो तथाकथित सेकुलर ब्रिगेड है, उसके चेहरे पर शिकन तक नहीं है। बहुत ही बेशर्मी से संभल में जो जिहादी तत्व हैं उनका समर्थन किया जा रहा है। और जो बात, फिर असेंबली की बात दोहराता हूं, वहां संभल के एक मुस्लिम नेता ने कहा कि भाई मंदिर है, वो अभी बचा हुआ है, हमने तोड़ तो नहीं दिया। तो मुख्यमंत्री ने कहा कि बड़ा एहसान किया आपने, कि मंदिर आपने तोड़ नहीं दिया, इसको आप एहसान मानते हैं। मानसिकता देखिए। लेकिन उनकी मानसिकता तो मंदिर तोड़ने की शिक्षा उनको दी जाती है, बचपन से पढ़ाया जाता है। लेकिन जिन लोगों ने ये नहीं पढ़ा है, वो उनका समर्थन कर रहे हैं, ये ज्यादा चिंता की बात है। जिस तरह से समाजवादी पार्टी और बाद में हम भी हैं के अंदाज में कांग्रेस पार्टी कूदी है, संभल में जो गलत हुआ, खासतौर से 1978 के दंगे की बात, उसकी निंदा आलोचना में एक शब्द अभी तक न तो कांग्रेस की ओर से बोला गया है, न समाजवादी पार्टी की ओर से बोला गया है, और न ही और किसी विपक्षी दल की ओर से। यह बताता है कि हमारी राजनीति कितनी सड़ चुकी है, कितनी गल चुकी है, कि उसको सच बोलने का साहस खत्म हो गया है। सच बोलने का साहस करना आज एक अनहोनी बात के रूप में सामने आता है।
तो पिछले 77 सालों से ये तथाकथित धर्मनिरपेक्षता की जो राजनीति देश में चली है, संभल में उसका सबसे विद्रूप चेहरा दिखाई देता है। ये एक बात दुनिया में बहुत से लोगों के लिए कल्पना से बाहर हो सकती है कि ऐसे देश में, ऐसे प्रदेश में जहां बहुसंख्यक आबादी हिंदुओं की हो, वहां हिंदुओं पर ही अत्याचार हो और अत्याचार करने वालों को संरक्षण हिंदू समाज के ही लोग दें, यानी प्रशासन उस समय का। तो उस समय के प्रशासन में ज़्यादातर हिंदू लोग थे। 78 में कहते हैं डीएम जो थे वो दूसरे समाज के थे। उन्होंने क्या क्या किया ये तो अगर जांच होगी तो उसमें सामने आएगा। लेकिन संभल की घटना, मेरा मानना है, फिर से दोहरा रहा हूं उस बात को जो शुरू में कही, कि ये हमारे राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन का एक प्रस्थान बिंदु बनेगा कि सच बोलने की हिम्मत, सच को दिखाने की हिम्मत, इतिहास को जिसको दबाया गया, छिपाया गया, उसको सामने लाने की हिम्मत, ये अगर सरकार में बैठा हुआ व्यक्ति, उसकी नज़र सिर्फ वोट पर ना हो, अपने निजी स्वार्थ पर ना हो, अपने राजनीतिक हित पर ना हो, तो ऐसा कर सकता है। तो एक फिल्म है मनोज वाजपेयी की, आप लोगों ने भी शायद देखा होगा, एक अकेला आदमी काफ़ी है। तो एक अकेला आदमी भी इतने बड़े काम कर सकता है। ये इसका उदाहरण संभल है कि जब मुख्यमंत्री खड़ा होता है तो प्रशासन किस तरह से साथ में खड़ा होता है। जब अन्याय के विरुद्ध कोई व्यक्ति खड़ा होता है बिना किसी अपने स्वार्थ, निजी स्वार्थ के, जब ये लोगों को दिखाई देता है तो उस पर भरोसा लोगों का बनता है, विश्वसनीयता बनती है। तो आज संभल में जो कुछ हो रहा है उसको शुरुआत मानिए, ये अंत नहीं है। ये ऐसी शुरुआत है जिसका असर केवल संभल या उत्तर प्रदेश तक नहीं, पूरे देश में होगा। और संभल का जो संदेश है, संभल में जो कुछ हो रहा है, जिस तरह से हो रहा है, सबसे बड़ी बात यह है कि सब कुछ संविधान और कानून के दायरे में हो रहा है। कानून और संविधान का उल्लंघन करके कोई काम नहीं किया जा रहा है। तो कोई उंगली नहीं उठा सकता कि आप कानून तोड़ रहे हैं, संविधान तोड़ रहे हैं या अपनी मनमानी कर रहे हैं। तो संविधान और कानून के दायरे में भी इतने बड़े परिवर्तन किए जा सकते हैं, इसका उदाहरण है संभल। और संभल को भूलिए मत, संभल पर नजर गड़ा कर रखिए। केवल इसलिए नहीं कि भगवान विष्णु का 12वां अवतार कल्कि के रूप में वहां होने वाला है, बल्कि इसलिए भी कि जो इस देश की समस्याएं हैं, असली समस्या, उनका कारण क्या है और उसका निवारण कैसे हो सकता है, ये सब संभल बता रहा है। संभल को आप पूरे देश के लिए एक मॉडल के रूप में देखिए कि जो अत्याचार हुआ है, जो गलत हुआ है और हो रहा है, और खास तौर से ऐसे लोग जो उस अत्याचार और उस गलती को सही मानने पर आमादा हैं, जरा भी अफसोस का भाव उनके चेहरे पर नहीं है, उनको सबक सिखाने का समय है। सबक, फिर कह रहा हूं, कानून के दायरे में, कानून के मुताबिक जो सजा होती है वो उनको मिलनी चाहिए। अगर ऐसे लोगों को छोड़ दिया गया, ऐसे लोग माफी के काबिल नहीं होते हैं, क्योंकि माफी गलती की होती है, अपराध की सजा होती है। तो ये अपराध किया उन्होंने, तो जिन्होंने अपराध किया है उसकी उन्हें सजा मिलनी चाहिए। आप जरा सोचिए उन लोगों का जिनका बसा बसाया घर उजड़ गया, जिनके परिजनों को जिंदा जला दिया गया, जिनको अपना कारोबार, घर अपना जो है पुरखों का छोड़कर वहां से भागना पड़ा। उन्होंने इतने दशक तक जीवन कैसे जिया होगा कि उनके साथ जो बुरा हुआ वो तो हुआ ही। जो सरकार जिसकी जिम्मेदारी थी उनकी सुरक्षा की, वो भी उन लोगों के साथ खड़ी थी जो बलवाई हैं, दंगाई हैं, सांप्रदायिक हैं, हत्यारे हैं। तो हत्यारों का साथ देने वाली सरकारों का समय जा रहा है। यह संभल का संदेश है। दबे कुचले लोगों को न्याय देने का दौर शुरू हो रहा है, यह संभल का संदेश है। संभल के संदेश को बड़ी गंभीरता और गहराई से देखिए तो आपको समझ में आएगा कि परिवर्तन की जो हवा शुरू हुई है ये यहीं रुकने वाली नहीं है।
फिर कह रहा हूं, बार बार कहता हूं, आगे भी कहता रहूंगा कि जब आप कानून और संविधान के दायरे में रहकर काम करेंगे तो उसका असर ज्यादा व्यापक होगा। कानून तोड़कर, संविधान तोड़कर कोई काम करेंगे तो उसका असर क्षणिक होगा, स्थायी नहीं होगा। तो संभल में जो हो रहा है वो स्थायी परिवर्तन की शुरुआत है, ये अंत नहीं है। ये परिवर्तन का जो सिलसिला शुरू हुआ है संभल से, ये पूरे देश में आगे बढ़ेगा। लेकिन बढ़ा उसको वही लोग सकते हैं जिनका अपना कोई निजी स्वार्थ ना हो, जिनके मन में सनातन का, जिनके मन में इस देश की संस्कृति और सभ्यता का ध्यान हो, जो उसके गौरव को पुनर्स्थापित करने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ हो। और आप देखेंगे आने वाले समय में ऐसे लोगों की संख्या बढ़ेगी, क्योंकि मन का डर निकालने के लिए किसी ऐसे व्यक्ति की जरूरत होती है जो पहल करे, और पहल शुरू हो गई है। तो जो लोग हिचकिचा रहे थे कि क्या असर होगा, जो अधिकारी उसमें थे कि हमारा बाद में क्या होगा, उन सबके मन से डर निकालने का काम संभल की घटना ने किया है। संभल में जिस तरह से उत्तर प्रदेश सरकार ने काम किया है, किसी भी आदर्श सरकार को इसी तरह से काम करना चाहिए। उसका एक उदाहरण है, उसका एक मॉडल है, जो मुझे लगता है देश के सभी राज्यों में जो भी ईमानदार और देश के प्रति प्रतिबद्ध मुख्यमंत्री या सरकारें हैं, उनको इसे अपनाना चाहिए। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।